नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं आपके पास फिर से कुछ ख़ास खबरों के साथ। और देखते हैं, पहले तो इससे पहले कि हम डॉक्टर मनीष से बात करें, थोड़ा सा बताते चलें आपको कि अडवाणी की चेतना यात्रा ख़त्म हो गई है। इसके साथ साथ और दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज हमारे डॉक्टर मनीष जो मूड में हैं वो मायावती पर बात करने के मूड में। इसलिए मायावती पर बात करना चाह रहा था कि जब हम लोग कार्यक्रम के लिए उतरे हैं जी, यूपी विधान सभा के अंदर मायावती ने जी इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जी कि उत्तर प्रदेश के को 4 टुकड़ों में बांटा जाएगा। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जी, दूसरा अवध प्रदेश, जी, तीसरा पूर्वांचल और चौथा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। जी, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है, आज जो है मैंने इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन नहीं है। वो अच्छा दिन इसलिए नहीं है कि द वे वी आर बिहेविंग और एक्टिंग इनसाइड असेंबलीज, पार्लियामेंट, वो हमारे प्रजातंत्र को मजबूत करने के बजाय जो है वो उसको नष्ट करने के ऊपर तुला हुआ है। आज जब ये सत्र शुरू हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा का, जी, तो 3 पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव जो है का नोटिस इन लोगों ने चेयरमैन के सामने दे दिया, स्पीकर के पास। जनगणमन हुआ, मायावती नहीं आई, और जब आई 12:20 के बाद तो बिना डिस्कशन, बिना किसी बातचीत के वो एडिशनल बजट वाला उन्होंने मुद्दा उठा दिया, वो पारित किया। और उसके बाद दूसरा बिना डिस्कशन, बिना किसी चीज के, बिना नोटिस के 4 राज्यों में बांटा जाए, उसको वो पारित कर दिया। जैसे स्टेट को कोई बांटना जो हुआ, जैसे कोई केक काटा जा रहा है, किसी बच्चे का जो है जन्मदिन है और बच्चा अपने से नहीं काट पा रहा है तो कोई आदमी, सब लोग मिलकर उसको जो है वो काट दिया किसी ने। तो इससे 2 चीज समझ में आती है कि मायावती के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है कि जिसपे वो उन्होंने ये सोचा कि ये इतना ऐरा गहरा मामला है जिसके लिए बहस कराने की भी जरूरत नहीं है। फिर दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या ये लीगली हुआ या ये पूरा प्रस्ताव इलीगल है, क्योंकि जो तरीका है, जो कानून कहता है, अगर किसी भी सदन में, लोकसभा या विधानसभा में 1/5 एमपीज या एमएलएज ये प्रस्ताव रख देते हैं कि सरकार माइनॉरिटी में आ गई है, अल्पमत में है सरकार, तो सारे बिजनेस को वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। और सबसे पहले इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगी, वोटिंग होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि मेजॉरिटी की सरकार, और जो सरकार मेजॉरिटी में नहीं है उस सरकार को तो एक पल भी सरकार में रहने का हक नहीं, एक, और दूसरा कोई फैसला लेने का कोई मतलब नहीं है। कोई माइनॉरिटी सरकार कोई फैसला ले ही नहीं सकती, ये अधिकार क्षेत्र के ही बाहर है, ये इम्पॉसिबल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज यही हुआ है। मतलब आपका कहने का मतलब है पूरी तरीके से डेमोक्रेसी का ये मजाक है, मजाक है। हाँ, और ये और उसमें है क्या, हाँ, कि आप समाजवादी पार्टी ने, जी, बीजेपी ने, जी, और जो 1/5 से बहुत ज्यादा है, और आप 5 मिनट में सत्र बुलाया और आपने सत्र को जो, तो ये स्पीकर्स के रोल के ऊपर भी जो है सवाल खड़े करता है। और इसके लिए जो है, जो पुराने लोग, जितने पॉलिटिकल पार्टी जो केंद्र में रहे हैं, और खास करके कांग्रेस, इसके लिए जिम्मेदार है। वजह, हमने स्पीकर के पोजीशन को उस तरीके से ए पॉलिटिकल चेयर में डेवलप कर पाने में ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये फेल हो गई।
इंग्लैंड में भी स्पीकर होता है। वंस अ पर्सन बिकम्स द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, फिर वो दलगत राजनीति से वो ऊपर उठ जाता है, फिर वो वापस किसी पार्टी के टिकट से वो चुनाव नहीं लड़ता, क्योंकि उसका जो पोजीशन जो है वो एक जज की तरह हो जाता है और वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। हमने क्या प्रेसिडेंट्स बनाए हैं केंद्र में, खास करके कांग्रेस से शुरू हुआ ये, फिर बीजेपी ने भी उसको फॉलो किया कि आप किसी सीनियर व्यक्ति को आप पहले स्पीकर बना देते हो, तो स्पीकर का पोजीशन जो है वो बहुत हाई हो गया। इवन प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द स्पीकर, वो नीचे बैठते हैं, वो ऊपर बैठते हैं। फिर उसी आदमी को आप जो है फिर से टिकट दे देते हो। शिवराज पाटिल का कहानी मैं बताता हूँ। स्पीकर थे, फिर चुनाव की टिकट भी आपने दे दिया, वो हार भी गए, आपने मंत्री बना दिया। तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को तो एक तो सोचना पड़ेगा कि भाई आप किस रास्ते जा रहे हैं। और अब आप चिल्लाओगे उत्तर प्रदेश में कि स्पीकर ने आज बहुत गलत काम हुआ है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जो पार्टी सदन के अंदर मेजॉरिटी में नहीं है, दे हैव नो बिजनेस टू टेक एनी डिसीजन। ये प्लेन एंड सिंपल है। मायावती जानती है कि ये आखिरी सत्र है, इसको अनिश्चितकालीन के लिए जो है आपने उसको एजेंड कर दिया। आपने स्थगित कर दिया। आपको मालूम है कि अब चुनाव होने वाले। क्यों किया? डेमोक्रेसी है, कोई ऑटोक्रेसी थोड़ी है। नहीं, एक बात मैं इसमें बीच में एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि जाहिर है मायावती पुरानी खिलाड़ी हैं, कोई नई तो चाल उन्होंने चली नहीं है, काफ़ी अरसे से वो तरह तरह की चालें चलती रहती हैं। लीगली उनके पास कितना राइट था? एक चीफ मिनिस्टर के पास लीगली इसके लिए कितना राइट होता है? वही तो मैं बता रहा हूं, कोई राइट नहीं है। वही मैं पूछना चाह रही थी। इस सारी बात में देखिए, चीफ मिनिस्टर कोई लीगल इलीगल की जब आप बात कर रहे थे वो क्लियर नहीं करी आपने, वही मैं पूछना चाह रही थी। कोई भी सरकार है जी, वो आसमान से उसको पावर नहीं मिला हुआ है, कोई डिवाइन राइट नहीं चल रहा है। जाहिर है यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर। If you do not have majority, you have no business to be there. And once 1/5 of the House introduces a bill of no confidence, तो सारे बिजनेस बंद करके आपको you have to discuss that. तो ये चीज आपको ये काम करना था, लेकिन स्पीकर ने नहीं किया। वो हो हल्ला हंगामा होता रहा, सब कुछ होता रहा, इन्होंने 2 स्थगित किया। अच्छा, अब इसके पॉलिटिकल पहलू पे आते हैं। ये क्यों हुआ? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये मायावती को कॉर्नर करना चाह रहे थे। वजह ये कि मायावती के पार्टी के अंदर ही बहुत डिस्कंटेंट है। 403 सीट है, 204 मायावती के पास है। कहने को मेजॉरिटी है, लेकिन मेजॉरिटी है नहीं। बहुत लोग, सबको मालूम है कि आखिरी पड़ाव है। बिल्कुल। बहुत लोग नाराज चल रहे हैं, बहुत लोगों की टिकट कटने वाली है बीएसपी से। मायावती नए नए कैंडिडेट्स ढूंढ रही हैं। तो बीएसपी जो है वोटिंग में उसके टूटने के आसार थे। दूसरा, कौन लोग मायावती के साथ हैं, कौन लोग मायावती के साथ नहीं हैं, वो भी एक्सपोज हो जाते हैं। तो इट वाज अ वेल चॉक्ड आउट। आपका कहने का मतलब है ये सब कुछ जो किया गया है सोची समझी पूरी स्कीम के तहत और प्लानिंग के तहत किया गया है और करना ही चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी अनडेमोक्रेटिक है। वो विपक्ष तो बिल्कुल का तो काम ही यही है। आप बिना किसी डिस्कशन के उत्तर प्रदेश को 4 टुकड़ों में बांट दोगे। उत्तर प्रदेश कोई सब्जी थोड़ी है। नहीं, आपने वो कहा कि केक की तरह से काट के आपने बांट दिए। ना डिस्कशन, ना डिबेट, ना कुछ। सही बात है, बिल्कुल। तो अब आप जो ऐसा काम कर रही हो, क्यों कर रही हो? अच्छा, अब आते हैं इस इशू के ऊपर कि
4 भाग में जो बांटना है, मायावती की पॉलिटिक्स क्या है? एक, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इमोटिव इशू है। बुंदेलखंड में आंदोलन चल रहा है, हरित प्रदेश का मांग बहुत पुराना है, पूर्वांचल में लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये तेलंगाना टाइप से आंदोलन नहीं चल रहा है। या फिर कुछ साल पहले जाए तो जिस तरह से झारखंड के लिए डिमांड हो रहा था, जैसे गोरखालैंड के लिए डिमांड हो रहा था, जो तेज आंदोलन चल रहे थे इन सभी इलाकों में, उस तरह का आंदोलन नहीं है। लेकिन साइकोलॉजिकली, मानसिक तौर पे बुंदेलखंड के लोग अलग राज चाहते हैं। मायावती ऐसा जो पॉलिटिकली वो सोच रही है, वो क्यों ऐसा चाहेंगी कि वो उसको विभाजित करके और एक छोटी सी जगह की प्राइम मिनिस्टर, छोटी सी उसकी प्राइम मिनिस्टर बन जाए? बता रहा हूं, मायावती उत्तर प्रदेश को बांटना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये उनके इख्तियार में है ही नहीं। किसी राज्य का विभाजन होना है या नहीं होना है, ये विधानसभा का काम नहीं है। विधानसभा ये काम नहीं कर सकता। विधानसभा जो है अपने मन से अलग अलग इस तरह से बाउंड्रीज रीड्रॉ नहीं कर सकता। मायावती इस चीज को जानती है, मैं उस पर भी आ रहा हूं। तो मायावती के खिलाफ अब जैसे बीजेपी है, इन्होंने एक लीफलेट निकाली है, 100 घोटाले, मर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, किसान प्रॉब्लम, कुव्यवस्था, घूसखोरी, गुंडागर्दी, तो ये सब तो चरम पे है। मायावती एक ऐसे इशू को जन्म देना चाह रही है जो इमोशनल हो और जिसके तहत लोग जो हैं उनके सारी जो 5 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी जो होता है उसको वो झेल पाए। एक दूसरी बात, बाकी सब लोग इसलिए अपोज कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। सही रीजन, उनका जो वोट बैंक और उनकी जो पॉलिटिक्स है वो अक्रॉस फैली हुई है। अगर ये टूट जाएगा तो उसमें बहुत सारी जगह पे बहुत दूसरी तरह की राजनीति शुरू हो जाएगी, क्योंकि डेमोग्राफी कुछ ऐसा है, डेमोग्राफिकली जो है वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगा मामला। दूसरा, इसको ये बताया जा रहा है मायावती की तरफ से, बीएसपी की तरफ से, आप देखिएगा 1-2 दिन में जो है वो लॉजिक दिया जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में ही जब ये रीड्रॉ किया जा रहा था तब उन्होंने कहा था कि भाई उत्तर प्रदेश को 3 राज्यों में बांट देना चाहिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं कहा था, उन्होंने बिहार के बारे में भी कहा था कि बिहार को 2 हिस्सों में बांटो, मध्य प्रदेश को भी 2 हिस्से में बांटो। उनकी लॉजिक क्या थी? उन्होंने कहा कि राज्यों का जो क्षेत्रफल है, माने एरिया, वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे एमपीज के साथ और ज़्यादा बड़ा कर देने से उस राज्य का जो इन्फ्लुएंस केंद्र की राजनीति में बहुत डोमिनेंट हो जाएगा, जिससे हमारे देश का जो फेडरलिज्म के ऊपर जो है कुछ निगेटिव असर कर सकता है। बहुत सही बात उन्होंने कही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके सुझाव को, उन्होंने ये कानून बनने से पहले 1955 में कही थी, लेकिन 55 में और 56 में CWC ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इनकी बातों को जो है दरकिनार कर दिया और कहा कि भाई नहीं, इन राज्यों की जो साइज जो है वो छोटे नहीं किए जाएंगे। ठीक, उन्होंने 3 स्टेट को जो बांटने की बात की थी, तो उसमें ये भी बहुत पेचीदा मामला खड़ा होगा। पेचीदा मामला इसलिए खड़ा होगा, अब पूर्वांचल है तो पूर्वांचल की राजधानी कहाँ हो? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था इलाहाबाद हो, अभी हंगामा होगा कि भाई बनारस हो। सेंट्रल यूपी का उन्होंने कानपुर बताया था, राजधानी लखनऊ है। और तीसरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसके लिए उन्होंने मेरठ बताया था कि राजधानी मेरठ हो, हंगामा आगरा को है।
तो ये आप इस बात को देखिए कि ये जो पूरा जो पॉलिटिकल किस तरह से जो मामला ये बन रहा है, ठीक है। पोजीशन क्या है, राज्य कैसे बनेगा? तो राज्य बनने से के लिए सबसे पहला स्टेप, किसी भी सुझाव को राष्ट्रपति उसके ऊपर एक्ट करते हैं और राष्ट्रपति पहला मूव करते हैं कि राष्ट्रपति उस कंसर्न स्टेट को। एक बात मुझे बता दीजिए डॉक्टर मनीष, वो ये सारा यूपी चुनाव बिल्कुल करीब है हमारे, और ये 4 टुकड़ों में जो विभाजन है इसका, इसमें तो नेचुरली अगर मान लीजिए ये प्रस्ताव पास भी हो जाता है, ये इस पे बहस भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। नहीं डॉक्टर मनीष, एक मिनट। हाँ, मेरे कहने का मकसद ये है कि क्या इस वक्त इस मौके पर ये बात कहना कि इसको विभाजन इसका कर दिया जाए कितना मुनासिब है? बस इसके पीछे क्या क्या पॉलिटिक्स है वो 2 लफ्जों में बताइएगा। वो बहुत लंबी बात कर रहे हैं आप, मुझे सिर्फ 2 बात में बता दीजिए। वो जब तक आप उसके कानूनी पक्ष को नहीं समझिएगा आप कभी नहीं समझ पाइएगा कि हो क्या रहा है। बेसिक चीजों को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो बात मैं आपकी समझ रही हूं, लेकिन प्रोसीजर क्या है जी, नहीं प्रोसेस अपनी जगह है, अपनी जगह नहीं है। ये आप कह रही कि भाई लेट सवेर कि कितना टाइम लगेगा, कितना ये लेंदी प्रोसेस है। जब तक आपको प्रोसेस मालूम नहीं है, हाउ विल यू से कि भाई लेंदी प्रोसेस है? नहीं, एकदम से तो नहीं हो जाएगा ना। हो जाएगा। आज आपने कहा कल विभाजन हो गया, फिर उसके बाद ये वैसा ही मामला है। सारा सेंसेक्स है, वोटर कुछ नहीं है। आप उसको किस तरीके से करेंगे? कुछ नहीं है जी। नया ड्रॉ करने के लिए आपको तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी जाने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी डन इन 1 डे। अगर पॉलिटिकल विल हो तो 1 दिन में राज्यों का विभाजन किया जा सकता है। इट इज सिंपल। ओके, यही मैं जानना चाहती थी कि ये प्रोसेस क्या इतना सिंपल है कि आप उसको वही प्रोसेस में बता रहा था जी कि पहला मूव जो है राष्ट्रपति उठाएंगे और राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को उस राज्य में भेजेंगे विधानसभा में। ठीक है। विधानसभा क्या फैसला करती है नहीं करती है वो राष्ट्रपति के ऊपर लागू नहीं होता। मतलब ये राष्ट्रपति को अपनी बात कह के मुक्त हो जाना है। हाँ, राष्ट्रपति ने जी वहां भेजा। हाँ, अब वो प्रस्ताव पास होता है या नहीं होता? नहीं जी, प्रस्ताव पास हो नहीं हो उसका कोई असर राष्ट्रपति के ऊपर नहीं है। वही मैं कहना चाह रही थी कि वो होता है या नहीं होता ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी नहीं है, ना उसका कोई असर है उनके ऊपर। वो उन्होंने कह दिया कि भाई नहीं होगा, राष्ट्रपति ने उसको कह दिया कि भाई होगा। ठीक है, यू कीप योर माउथ शट, विधानसभा जो करना है आप करो, आई एम गोइंग अहेड। इज अ प्लेन एंड सिंपल। ठीक है। मतलब ये मैं इसलिए पॉइंट कह रहा हूं कि इस चीज को समझना जरूरी है कि मायावती ने जो विधानसभा में जो नाटक कर रही है, हाँ, मैं वही जानना चाह रही हूँ बार-बार, उसका कोई कानूनी कोई दखल नहीं है। वही एग्जैक्टली डॉक्टर मनीष, मैं यही जानना चाह रही थी। जी, धीरे-धीरे उसको प्रोसेस को समझिएगा। जी। तो वो आप जो है राष्ट्रपति से मामला जो है वो राज्यसभा में गया। सिंपल मेजॉरिटी एंड इट इज थ्रू। यही कानूनी प्रोसीजर है। इट इज इमटेरियल। विधानसभा चीफ मिनिस्टर चाहे नहीं चाहे उससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे तेलंगाना का डिमांड हो रहा है, व्हाट दे आर सेइंग, इट कैन बी डन इन 1 डे। आंदोलन किस लिए हो रहा है? वो जान रहे कि भाई कांग्रेस पार्टी लटका रही है। कांग्रेस पार्टी इस चीज को पूरा जो है ये बिल्कुल ये केंद्र के हाथ में दिया हुआ पावर है। राज्यसभा इज द मेन हाउस जहां इस चीज का डिसाइड होना है और इसका विधानसभा से कोई लेना देना ही नहीं है। देन मायावती इज डूइंग दिस बिकॉज शी नोज कि ये उनके ना अधिकार में है ना ही उनको कुछ इस बात से लेना देना है। फिर भी इस मामले को उठा करके व्हाट शी कैन डू, शी कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द अलायंस ऑफ कांग्रेस एंड अजीत सिंह इन हरित प्रदेश। शी कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर बीजेपी एंड समाजवादी पार्टी इन बुंदेलखंड एंड शी कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर बीजेपी इन अवध इन पूर्वांचल। कि इसका जो है वजह क्या है कि सारी पार्टियां इसके विरोध में खड़ी हो जाएंगी। बीजेपी के विरोध करने का लॉजिक अलग होगा। वो लॉजिक इसलिए अलग होगा क्योंकि हरित प्रदेश में 22 जिले हैं
15 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। वो 15 जिले, कुछ जिले 49%, 48% है। 5 जिले ऐसे हैं जिसमें 35% से ऊपर मुस्लिम पॉपुलेशन है। बाकी 10 जिले जो हैं उसमें 20 से 35% के आसपास का पॉपुलेशन है। तो ह्यूज ये है। तो वो स्टेट ऐसा होगा डेमोग्राफिकली, जो आंकड़ों को देख के लगता है कि देन कि अगर मुस्लिम एक साथ अगर वोट करेंगे तो हमेशा मुस्लिम के हाथ में वहाँ पे पूरी जो सत्ता जो होगी वो हरित प्रदेश की वो मुसलमानों के हाथ में होगी। दिस कैन बिकम अ प्लैंक फॉर बीजेपी कि भाई इसको मत बांटो, यह मामला खराब हो जाएगा, तो पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। और जहां इस तरह का पोलराइजेशन हुआ, मायावती वांट्स दिस, मायावती इस सब चीज को जान रही है और मायावती इस फिराक में है कि अगर इस तरह का पोलराइजेशन होगा तो सडनली समाजवादी पार्टी बाहर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको चैलेंज कर सके। और दूसरी बात, लेकिन उसमें कुछ काउंटर प्रोडक्टिव काम भी होगा। काउंटर प्रोडक्टिव काम ये होगा कि इस फैसले से जो अपर कास्ट वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, उनका रुख क्या होगा। लेकिन ये मसला ऐसा है कि ये जो लोग गोरखपुर से या आगरा से लखनऊ अपने कामों को कराने के लिए जाते हैं, दिन भर उनको जो सफ़र करने में वक्त लगता है और जो बोलते हैं कि भाई इतना दूर राजधानी है, तो ऐसे लोगों का सपोर्ट जो है मायावती को मिलेगा। लेकिन वो इसलिए मिलेगा कि वो भ्रम की स्थिति है। शी विल बी एबल टू क्रिएट दैट अपरोर कि भाई हमने जो है इसको जो है पारित कर दिया। लीगल पोजीशन यही है, द स्टेट हैज़ नो बिजनेस इन रीड्रॉइंग। उनका सजेशन लेना है, लेकिन सजेशन हाँ हो या ना हो या कुछ नहीं भी बोलेंगे, तब भी राष्ट्रपति का मतलब कैबिनेट कि सेंटर की जो कैबिनेट है, दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन कि हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं। तो ये 2-3 लॉजिक जो है, जो 4 इस चीज़ के लिए बांटा जाएगा। समस्या ये है, भारतीय जनता पार्टी फिक्स में फंस जाएगी। वजह कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास यही है कि वो थ्रू आउट जहाँ वहाँ भी छोटे छोटे राज्यों के डिमांड हुए हैं, वो हर जगह सपोर्ट करते आई है। ये पहला केस होगा जहाँ इनको अपने स्टैंस को जो है बदलना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं हो। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती, समाजवादी पार्टी वो तो चाह ही नहीं सकती। अगर 4 भाग में बट गया समाजवादी पार्टी पॉलिटिकली खत्म हो जाएगी। रीजन बिल्कुल। दूसरा एक और कारण क्या है कि इस तरह के राज्यों में जहाँ पे एक परिवार राज कर रहा है, एक परिवार बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसको आप टुकड़ों में बांट दोगे तो अब कहाँ परिवार काम करेगा? द होल एरिया इज गॉन। तो ये एक उस तरह की दुविधा है। मायावती को इस इशू पे फायदा जरूर होगा। दूसरी पार्टी जो इस मूव से फायदा उठा सकती है वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेसिक काम ये होना चाहिए कि अगर इस मूव को अगर यू टर्न में बदलना है तो दिस पार्टी शुड स्टार्ट देयर कैंपेन विथ मोर एनर्जी और डिटर्मिनेशन। और अपने कार्यकर्ताओं को लगाना पड़ेगा कि भाई आप जो मेन मुद्दा है, जो अशिक्षा का है, जो स्वास्थ्य का है, जो सड़क का है, जो पानी का है, जो बिजली का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, इन सब मुद्दों को जो है वो कैसे क्या करना है। जैसे ये इसका जो राजनीति में एक सत्य है कि जो व्यक्ति मतलब जो पार्टी चुनाव का एजेंडा सेट करती है उसको जो है इनिशियल फायदा होता है। मायावती ये 4 स्टेट का जो शगुफा छोड़ करके उनको सब कुछ मालूम है कि उनके बस में नहीं है और ना ही ये 4 भागों राज्यों में जो है बांटा ऐसे जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बुंदेलखंड को अलग किया जा सकता है। इसके बावजूद अगर वो ये काम कर रही हैं तो ओनली वन पर्पस, वो इस चुनाव का एजेंडा सेट कर रही है। तो चलिए डॉक्टर मनीष, आज तो सारी बात आपने
यूपी पॉलिटिक्स पे ही कर डाली है। और उस पर चलते चलते थोड़ी सी बात 1 मिनट के लिए मार्क तुली का मैं वो स्टेटमेंट देख रही थी जो उन्होंने सोनिया गांधी के लिए कहा है कि उन्होंने कहा कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स कर रही हैं और सोनिया इज़ अ प्रॉब्लम फॉर गवर्नेंस। तो मैं उस पर बात करना चाह रही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी यूपी में बिल्कुल वही रोल अदा कर रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव ने किया था। और उनकी स्टेटमेंट को मतलब किस नज़र से देख रहे हैं आप? मैं थोड़ा सा बस 2 मिनट में इसमें बात करते हुए अपना प्रोग्राम ख़त्म करूँगी। 2 सप्ताह पहले जी 2 सप्ताह पहले चौथे दुनिया में जो लीड स्टोरी थी संतोष जी ने की थी, इसी मुद्दे पे थी। वो इसीलिए मैंने कहा कि 2 मिनट में अपनी बात पता तुली साहब का 2 सप्ताह बाद इस तरह का बयान आया है। संतोष जी ने 2 सप्ताह पहले ही ये स्टोरी की थी, मनमोहन सोनिया आमने सामने जी, जिसमें उन्होंने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर इन चीज़ों को लिखा था कि हाउ सोनिया गांधी इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर मनमोहन सिंह एंड हाउ मनमोहन सिंह थिंक कि जो सोनिया गांधी और उनके साथ के जितने लोग हैं, चाहे वो एडवाइजरी काउंसिल के लोग हों, तो वो लोग जो हैं किस तरीके से गवर्नेंस में अपना नाक गुजर करके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एंड हाउ, साथ में एक चीज़ और है इसमें कि मनमोहन सिंह किस तरीके से सोनिया गांधी के सुझावों को, उनके टीम के जो प्रपोजल्स को दरकिनार कर रहे हैं। तो व्हाट इज गोइंग ऑन, संतोष जी की स्टोरी जो है वो हमें उससे वो जो हमें समझ में आया वो स्टोरी ये थी कि किस तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी है जी, वो तो हाफ पॉलिटिसाइज्ड है। कोई आदमी कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। रीज़न, इधर से कुछ फरमान आता है, उधर से कुछ फरमान आता है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि जो सोनिया गांधी, तो सोनिया गांधी का मतलब सोनिया गांधी सिर्फ नाम नहीं, सोनिया गांधी एंड हर एसोसिएट्स जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में है, चाहे पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी में है, चाहे वो दिग्विजय सिंह के रूप में हो सकते हैं, चाहे वो प्रणब दा के रूप में हो सकते हैं, तो वो ये लोग जो हैं ये गवर्नेंस के लिए एक रुकावट, एक रोड़ा अटक रहा है। उसकी वजह दूसरी भी है कि जो घोटाले हो रहे हैं वो कांग्रेस के लोग उसमें उनका नाम आ रहा है, तो पार्टी बचाने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री जी कुछ एक्शन लेने चाहते हैं, ले नहीं पाते हैं। अब सुगलू कमेटी को देखिए, आज शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बनी हुई हैं या चौहान वो मंत्री बना हुआ है, तो किस वजह से बना हुआ है? तो सुगलू कमेटी को तो प्रधानमंत्री ने गठन किया था, इन लोगों का नाम आया। दूसरे लोकायुक्त दूसरे स्टेट्स में अगर नाम लेते हैं तो उनके लिए आप हल्ला हंगामा करते हो, भाई उनको बाहर करो। और आपके लोकायुक्त जब आपके लोगों को इंडिक्ट करते हैं तब आप उसको बचा लेते हो। तो ये फरमान कहाँ से आता है? दिस इज व्हाट इट इज, द होल, इसी यही इसका सार है। वही मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आप इसको क्लियर करें। तो चलिए, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और अगले अपने इसी प्रोग्राम में कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। और आपको यह हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप अपनी राय का खुलकर इजहार कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हम महसूस कर रहे हैं उसका इजहार आपके सामने खुलकर करें। आप भी अपनी कीमती राय से हमको ज़रूर नवाजिए और हमको ज़रूर लिखिए कि हमारे इस प्रोग्राम में आप किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं और हम जो बात कर रहे हैं उसमें आपको कितनी सच्चाई नज़र आ रही है। तो कल अपने इसी प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।